हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका पार्ट 3 में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे खनिज पदार्थ का वर्गीकरण। तो खनिज पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। प्राथमिक खनिज, जब खनिज पदार्थ का निर्माण मृदा निर्माण चट्टानों के पिघले हुए लावा के ठंडा होने से होता है तो उन्हें खनिज प्राथमिक खनिज कहते हैं। साधारण भाषा में आग्नेय चट्टानों के द्वारा जिन खनिजों का निर्माण होता है उन्हें हम प्राथमिक खनिज कहते हैं। यह खनिज चट्टानों के आवश्यक संघटक होते हैं, इन्हें हम आवश्यक खनिज कहते हैं। आग्नेय चट्टानें इन्हीं के सहयोग से बनी हुई होती है, इसलिए ये आवश्यक संघटक होते हैं और इन्हें हम आवश्यक खनिज भी कहते हैं। इनके कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर या 2 म्यू से अधिक होता है। उदाहरण है क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेज, माइका, फेल्ड्स्पार, ईटीसी इत्यादि। द्वितीयक खनिज, प्राथमिक खनिजों प्राथमिक चट्टानों के ऊपर जलवायु व एवं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिन्हें द्वितीयक खनिज कहते हैं। जब प्राथमिक चट्टानों में पाए जाने वाला प्राथमिक खनिज जल व वायु से अभिक्रिया कर टूटता है तो द्वितीयक खनिज का निर्माण करता है। इनके कणों का आकार 2 म्यू से 0.002 mm से कम होता है। उदाहरण जिप्सम, हेपेटाइट, हीमेटाइट इत्यादि। रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण, पहला है तत्व, दूसरा ऑक्साइड, कार्बोनेट वर्ग, फेल्ड्स्पार वर्ग जो दो प्रकार का होता है, ऑर्थोक्लेज, प्लेजियोक्लेज, फेल्ड्स्पार। माइका वर्ग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, माइका वर्ग दो प्रकार का होता है, मॉस्कोवाइट और बायोटाइट। मॉस्कोवाइट को हम बोलते हैं सफ़ेद माइका और काली माइका। ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड क्लास में। सफ़ेद माइका ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं और जो बायोटाइट है ये पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम व फेरस के सिलिकेट होते हैं। छठवां है हेपेटाइट वर्ग और सातवां है हॉर्नब्लेड वर्ग। अब हम पढ़ेंगे चट्टानों का अपक्षय यानी मृदा का निर्माण। चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार होता है और मृदा का निर्माण इनसे किस प्रकार होता है। चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। चट्टानें टूटने से पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है। अपक्षय के प्रकार, चट्टानों का अपक्षय 3 तरीकों से होता है, भौतिक या यांत्रिक, और दूसरा रासायनिक और तीसरा जैविक। हम पढ़ेंगे पहला भौतिक या यांत्रिक। विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा चट्टानों का टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है। यह प्रक्रिया निम्न भौतिक कारणों से होती है। तापमान, जब तापमान बढ़ता है तो चट्टानें पिघलने के कारण चट्टानें टूट जाती है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। जल, जब अतिवेग के साथ जल बहता है तो बहने के कारण जो वो चट्टानों का छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, जिससे भी मृदा का निर्माण होता है। तीसरा है बर्फ, जब चट्टानों की दरारों में बर्फ फंस जाता है और जब चट्टानों की दरारों में जल फंस जाता है और वह तापमान कम होने के कारण बर्फ बन जाता है तो अत्यधिक आयतन घेरता है और अत्यधिक आयतन घेरने से वह चट्टानों को दूर दूर खिसकाता है और खिसकाने से चट्टानें टूट जाती है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। हिमजल, पर्वतों के सीकरों से हिमजल चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को अपने साथ लेकर बहता है और वो टुकड़े होते हैं वह आपस में टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। वायु अपने साथ चट्टानों की ऊपरी परत को उड़ाकर ले जाती है, जिससे चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती है। छठवां है आकाशीय बिजली का कड़कना। बिजली के कड़कने से दरारें पड़ जाती है चट्टानों में और ये चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती है। रासायनिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय। चट्टानों एवं खनिज पदार्थ के मूल रूप में रासायनिक संगठन के परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जल की उपस्थिति में ये तेज गति से होता है। मरु क्षेत्रों की अपेक्षा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक तीव्र होता है, यानी जल की उपस्थिति में ये बहुत तेज गति से होता है। इसके प्रकार है जल अपघटन, जलयोजन, विलयन, ऑक्सीकरण, अपचयन, कार्बोनीकरण। जल अपघटन, चट्टानों के खनिजों का संपर्क जब जल के साथ होता है तो जल का H+ आयन खनिजों के धन आयन के साथ
स्थानांतरित हो जाता है, जिससे रासायनिक संगठन बदल जाता है। इस प्रक्रिया में जल के अणु दो भागों में टूटता है, H+ और OH। जल अपघटन। चट्टानों के खनिजों का संपर्क जब जल के साथ होता है तो जल H+ आयन खनिजों के धन आयनों के साथ स्थानांतरित हो जाता है, जिससे रासायनिक संगठन बदल जाता है। इस प्रक्रिया में जल के अणु दो भागों में टूटते हैं, H+ आयन और OH ऋण आयन में। जब चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर दो भागों में टूट जाता है। जब चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जल दो भागों में टूट जाता है, H+ आयन और OH ऋण आयन में। जल चट्टानों के खनिजों के साथ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है। अभी देखिए ऑर्थोक्लेज फेल्सपार की अभिक्रिया जल के साथ कराई गई तो हमें क्या प्राप्त होता है। अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रकार चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती है। दूसरा है जलयोजन। खनिजों के साथ जल के अणु का जुड़ना जलयोजन कहलाता है। यह क्रिया नम प्रदेशों में अधिक होती है। उदाहरण है कैल्शियम सल्फेट के साथ जल के दो अणु मिलाने पर हमें जिप्सम प्राप्त होता है, जिसका सूत्र CaSO4.2H2O होता है। विलयन। जल एक अच्छा विलायक है। खनिजों से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि को जल अपने साथ घोलकर अलग कर देता है, जिससे चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती है। पांचवा है ऑक्सीकरण। चट्टानों के खनिजों के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। फेरस ऑक्साइड की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो हमें फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। पांचवा है अपचयन। खनिजों से ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन कहलाता है। जब फेरिक ऑक्साइड को तोड़ा जाता है तो हमें वापिस फेरस ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जल की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे अपचयन की क्रिया होने लगती है। कार्बोनीकरण। कार्बन डाई का क्षारों के साथ जुड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का क्षारों के साथ जुड़ना कार्बोनीकरण कहलाता है। जीवांश पदार्थ के अपघटन से CO2 का निर्माण होता है। तीसरा है जैविक अपक्षय। तीसरा टॉपिक है जैविक अपक्षय। दो पढ़ लिए, भौतिक एवं यांत्रिक, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा है जैविक अपक्षय। जब चट्टानों का अपक्षय जीव जंतु, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों, कवक, एंटीबायोटिक आदि के द्वारा होता है तो हम इन्हें जैविक अपक्षय कहते हैं। यानी जब चट्टानों का अपक्षय जीव जंतुओं के द्वारा, पेड़ के द्वारा, पेड़ की जड़ें जब चट्टानों के बीच में फैलाव लेती है तो यह चट्टानों को तोड़ देती है। सूक्ष्म जीव चट्टानों के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे तत्वों को खाकर सूक्ष्म जीव चट्टानों के अंदर जीवित रहते हैं। चट्टानों का जैविक अपक्षय 3 प्रकार से होता है। मनुष्य एवं जानवरों द्वारा। मनुष्य भी चट्टानों का अपक्षय करते हैं। जब मनुष्य को पहाड़ के दूसरी तरफ जाने के लिए सुरंग बनाना होता है तो वह पहाड़ों को तोड़ता है और सुरंग का निर्माण करता है। इस प्रकार मनुष्य के द्वारा भी चट्टानों का अपक्षय होता है। जानवरों द्वारा कुछ जानवर चट्टानों में अपना बिल बनाकर रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, बिल आदि बनाकर वो रखते हैं, तो उससे भी चट्टानें टूटती है और टूटने से मृदा का निर्माण होता है। मनुष्य के द्वारा रेल मार्ग, सड़क, इमारतें, बांध आदि से चट्टानों का निर्माण होता है। और दूसरा जो चिड़िया या जानवरों के द्वारा अपना घर बनाने के कारण होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, पेड़ पौधों के द्वारा। पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों में प्रवेश करती हैं और दाब उत्पन्न करती है, इसलिए चट्टानें कमजोर होकर टूटती है। जब पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों में प्रवेश करती है तो वह जल व पोषक तत्वों की तलाश में नीचे बढ़ने लगती है, तो जिस कारण चट्टानें क्रैक हो जाती है और क्रैक होकर ये टूटने लगती है। सूक्ष्म जीवों, कवक, जीवाणु, एंटीबायोटिक आदि के भोजन के लिए चट्टानों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, इसलिए दुर्बल होकर टूटने लगती है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह चट्टानों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। चट्टानों में छोटे छोटे रूपों में पाए जाते हैं और
चट्टानों के ऊपर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उन्हें ग्रहण करते हैं और ग्रहण कर 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 ये चट्टानों को कमज़ोर कर देते हैं, जिस कारण चट्टानें दुर्बल होकर टूटने लगती है। पेड़ पौधों के अवशेषों को सड़ा गलाकर सूक्ष्म जीव CO2 व कार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं, अतः खनिजों व चट्टानों का विघटन कर देते हैं। अपक्षय को प्रभावित करने वाले, अब हम पढ़ेंगे अपक्षय किस प्रकार प्रभावित होता है। अपक्षय के कारण तो हमने पढ़ लिए कि किस किस कारण से अपक्षय होता है। अब हम पढ़ेंगे अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है जलवायु। ये अपक्षय की दर को प्रभावित करता है। अपक्षय व दर को प्रभावित करता है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय अधिक होता है, जिसके कारण खनिजों का आकार घट जाता है और इनकी सतह या क्षेत्रफल बढ़ जाता है। शुष्क क्षेत्र होंगे तो वहाँ ताप अधिक होगा। ताप अधिक होने के कारण खनिज जो है वो फैलाव लेंगे। फैलाव लेने से उनका क्षेत्रफल तो बढ़ेगा लेकिन आकार घट जाएगा, जिस कारण ये अपक्षय को प्रभावित करेंगे, जिस कारण अपक्षय अधिक होगा। नमी की अधिकता वाले क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। रासायनिक अपक्षय अधिक होगा क्योंकि ये नमी होगी तो वहाँ नमी होगी यानी जल होगा। तो जल होगा तो ये जल के साथ अभिक्रिया करेंगे खनिज तत्व, और खनिज तत्व जल के साथ अभिक्रिया करने के कारण टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। भौतिक गुण, खनिजों का आकार, कठोरता, सेमेंटीकरण आदि अपक्षय को प्रभावित करते हैं। महीन कणों वाले खनिजों की अपेक्षा बड़े या मोटे खनिजों का अपक्षय मंद गति से होता है। महीन कण यानी छोटे कण, छोटे कणों का अपक्षय जल्दी होगा, जबकि जो बड़े कण होते हैं, मोटे कण होते हैं, उनका अपक्षय मंद यानी धीमी गति से होता है। उदाहरण, क्वार्टरजाइट एक कठोर खनिज है। क्वार्टरजाइट एक कठोर खनिज है जिसका अपक्षय मंद गति से होता है तथा रासायनिक अपक्षय की धीमी गति से होता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम होता है। क्वार्टरजाइट एक कठोर खनिज है जिसका अपक्षय मंद गति से होता है तथा रासायनिक अपक्षय की धीमी गति से होता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है वो कम होता है। तीसरा है रासायनिक व संरचनात्मक गुण। खनिजों के जो रासायनिक और संरचनात्मक गुण हैं वो भी अपक्षय को प्रभावित करते हैं। खनिजों के अपक्षय की दर उनके आकार, रासायनिक व क्रिस्टल लाभ आदि गुणों पर निर्भर करती है। कठोर क्रिस्टल लाभ की अपघटन धीमी गति से। तो देखिए मृदा निर्माण, वहाँ तो टूट रही थी खनिज और चट्टानें, यानी कि मृदा निर्माण की फर्स्ट स्टेप पूरी हो रही थी, और यहाँ है मृदा निर्माण यानी सीधा अब उन चट्टानों से, टूटी हुई चट्टानों से सीधा मृदा का निर्माण होगा। चट्टानों का भौतिक, रासायनिक व जैविक शक्तियों द्वारा मृदा में बदलना मृदा उत्पत्ति कहलाता है। चट्टानें भौतिक, रासायनिक व जैविक शक्तियों के द्वारा मृदा में बदलती है और यही मृदा उत्पत्ति कहलाता है। चट्टानें वायुमंडलीय क्रियाओं के कारण टूटने लगती है, जिससे संगठित मृदा पेत्रक पदार्थ बनते हैं, जिन्हें रिगोलित कहा जाता है। ये याद रखना, ये प्रश्न बन सकता है कि रिगोलित किसे कहा जाता है। तो आप याद रखना कि चट्टानें वायुमंडलीय क्रियाओं के कारण टूटने लगती है, जिससे संगठित मृदा पेत्रक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे रिगोलित कहते हैं। परिवहन शक्तियों के अभाव में रिगोलित की मोटाई बढ़ती जाती है। परिवहन शक्तियों जैसे बताओ, परिवहन शक्तियाँ हैं ये, ना कि आप ट्रक वर्क आदि ले। परिवहन शक्तियाँ ये हैं बहता हुआ जल, वायु, गुरुत्वीय, बहती बर्फ आदि। निर्मित मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्तरित करती है। परिवहन शक्तियाँ निर्मित मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्तरित यानी विस्तार करती है। परिवहन शक्तियों द्वारा धीरे धीरे मृदा का निर्माण, विस्तार होता रहता है। मृदा निर्माण की दो प्रावस्थाएं होती है। मृदा निर्माण की दो प्रावस्थाएं होती है। मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थ का निर्माण, कच्चे पदार्थ से मृदा पिंड का निर्माण। दो प्रावस्थाएं हैं। मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थ का निर्माण होगा, यानी जो अभी खनिज टूट रहे थे ऊपर, वो मूल चट्टानें होती है। उन चट्टानों से खनिज टूटे और खनिजों से फिर कच्चे पदार्थ का निर्माण होगा, और कच्चे पदार्थ से फिर मृदा पिंड का निर्माण होगा। पहली प्रावस्था विखंडन या विच्छेदन की विनाशकारी प्रावस्था है, जबकि दूसरी प्रावस्था संश्लेषण या उद्भव की निर्माणकारी प्रावस्था है।
यह दोनों प्रावस्थाएं भौतिक, रासायनिक व जैविक कारकों द्वारा संपन्न होती है। इन अपक्षय प्रक्रमों के फलस्वरूप मृदा की भौतिक संरचना परिवर्तित हो जाती है और मृदा में सभी परतों का विकास होता है। इसे मृदा प्रोफाइल कहते हैं। इसलिए मृदा प्रोफाइल का विकास ही मृदा उत्पत्ति है, यानी मृदा प्रोफाइल को बढ़ाना ही मृदा उत्पत्ति कहलाता है। मृदा प्रोफाइल कुछ याद आया? OA संस्तर, R संस्तर, उसे हम मृदा प्रोफाइल कहते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण की दो प्रक्रियाएं, प्राथमिक और विशिष्ट प्रक्रिया, यानी एक तो प्राथमिक और दूसरी है विशिष्ट प्रक्रिया। इन दोनों प्रक्रियाओं को पेडोजेनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं को पेडोजेनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। मैं याद दिला दूं कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि मृदा का अध्ययन दो भागों में किया जाता है, पहला पेडोलॉजी और दूसरा इपेडोलॉजी। तो ये क्या है? पेडोजेनिक पहला है और दूसरा इपेडोलॉजी होता है, और ये पहला है पेडोजेनिक प्रक्रिया है। तो हम पढ़ने वाले हैं पेडोजेनिक प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण की पेडोजेनिक प्रक्रियाएं कुछ इस प्रकार होती है। प्राथमिक प्रक्रियाओं से विशेष प्रकार के संस्तर बनते हैं, जबकि गौण प्रक्रियाओं से विशेष प्रकार की मृदा प्रोफाइल का निर्माण होता है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मृदा निर्माण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, अब आप इनको याद कर लेना। ये प्रश्न बनता है यहाँ से, मैं आपको आगे प्रश्न भी बताऊंगा इसके कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ से उठते हैं और कौन कौन से नहीं उठते हैं बोर्ड क्लास में। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये पहला है ह्यूमिफिकेशन, दूसरा है निक्षालन, तीसरा है निक्षेपण, चौथा पेडोलॉजीकरण, पांचवा लेटराइजेशन, छठवां कैल्सीकरण, सातवां डीकैल्सीकरण, आठवां लवणीकरण और 10वां पेडोबरेशन। पहला ह्यूमिफिकेशन, मृदा कार्बनिक पदार्थ का स्रोत होती है। मृदा में पेड़ पौधों के अवशेष, पत्ती, फल, फूल, टहनियाँ, यानी पेड़ पौधों के अवशेष तो वही है ना कि पत्ती, फूल, फल, टहनियाँ, जड़ें आदि, जीव जंतु के अवशेष व सूक्ष्म जीव रहते हैं। मृदा कार्बनिक पदार्थ का स्रोत होती है। मृदा में पेड़ पौधों के अवशेष, जीव जंतु के अवशेष व सूक्ष्म जीव रहते हैं। ह्यूमिफिकेशन की परिभाषा, कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन कर दिया जाता है। अपघटन के फलस्वरूप ह्यूमस का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। यानी कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन किया जाता है और वो अपघटन के फलस्वरूप ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और ह्यूमस का निर्माण करने की प्रक्रिया को ही हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। आप शॉर्ट रूप में याद करना चाहे तो मैंने यहाँ पर एक बना दी है। जटिल कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना ही ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप O संस्तर का निर्माण होता है। साथ के साथ ये भी पढ़ते जाना कि किस प्रक्रिया से किस संस्तर का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया से O संस्तर का निर्माण होता है। नम प्रदेशों में मृदा में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता अधिक होती है, इसलिए ह्यूमिफिकेशन की क्रिया तीव्रता से होती है। नम प्रदेशों में सूक्ष्म जीव अधिक पाए जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जल आदि की मात्रा होगी, तो वहाँ पर सूक्ष्म जीव अधिक होंगे। तो जहाँ सूक्ष्म जीव अधिक होंगे वहाँ पेड़ पौधों आदि का अपघटन अत्यधिक होगा, तो ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया भी तीव्रता से होगी। निक्षालन, मृदा की ऊपरी परत में से अवयवों का जल के साथ नीचे की परतों में जाना निक्षालन कहलाता है। यानी कि जो O और A संस्तर होता है उनमें से छोटे छोटे कण निक्षालित होकर नीचे के B संस्तर में जो जमा हो जाते हैं उन्हें हम B संस्तर में जमा हो जाते हैं, और इनका जमा होना ही निक्षालन कहलाता है। निक्षालन का अर्थ धुलाई से है। ऊपरी परतों को निक्षालित संस्तर भी कहा जाता है। ऊपर की परतों OA से क्ले कण, सिलिका, एल्यूमिनियम आदि पानी में धुलकर B संस्तर में चले जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं। ये इसकी विशेषता ही है। तीसरा है निक्षेपण, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का मृदा की ऊपरी परतों से निक्षालित होकर नीचे की परतों में जमा होना निक्षेपण कहलाता है। यानी निक्षालन तो वो होता है जो छनने की प्रक्रिया को निक्षालन कहा जाता है। धुलाई आदि इसी के कण होते हैं
वह जल जब बारिश का जल नीचे जाता है तो नीचे जाने के कारण वह धुल जाते हैं और नीचे के बीज स्तर में जाकर जमा हो जाते हैं। उसे हम निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण का अर्थ धुले हुए। इस प्रक्रिया में क्ले, एल्यूमिनियम, फेरस आदि बीज स्तर में जमा हो जाते हैं। चौथा, पेडोलॉजीकरण। इस प्रक्रम में ह्यूमस एवं सेस्क्वी ऑक्साइड का निक्षालन नीचे की परतों में हो जाता है, अर्थात ह्यूमस व सेस्क्वी ऑक्साइड नीचे की परतों में आकर जमा हो जाते हैं। यानी कार्बनिक पदार्थ व सेस्क्वी ऑक्साइड यानी फेरस और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड जो होते हैं वो निक्षालित होकर नीचे की परतों में जमा हो जाते हैं, जिसे हम पेडोलॉजीकरण कहते हैं। ये प्रक्रिया नम व ठंडे प्रदेशों में होती है। इसके फलस्वरूप अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। पोडजोला एक रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है राख। पेडजोल मृदाएं बनाने की क्रिया को पेडोलॉजीकरण कहते हैं। पांचवा है लेटराइजेशन। इस प्रक्रिया में फेरस व एल्यूमिनियम को ऊपरी परतों में पांचवा है पेडोलॉजीकरण। इस प्रक्रिया में फेरस व एल्यूमिनियम तो ऊपरी परतों में रहते हैं, परंतु सिलिकॉन नीचे की परतों में चली जाती है। इसे बनने वाली मृदाएं अम्लीय होती है। लेटराइज एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ ईंट के समान लाल व कठोर होता है। इसमें ए संस्तर की मृदाओं का रंग लाल होता है। यह लाल रंग फेरिक ऑक्साइड, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए संस्तर की मृदाओं का लाल रंग किस कारण होता है, ये प्रश्न बनता है यहाँ से। तो ए संस्तर की मृदाओं का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण बनता है। फेरिक ऑक्साइड को हम हीमेटाइट भी बोलते हैं। हीमेटाइट की अधिकता के कारण होता है। ये मृदा उष्ण या आंध्र उष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ तापमान अधिक व भारी वर्षा निरंतर होती रहती है। छठवां है कैल्सीकरण। मृदा की ऊपरी परतों में कैल्शियम कार्बोनेट का संचयन या जमा होना कैल्सीकरण कहलाता है। यानी मृदा की जो ऊपरी परतें होती है इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना ही कैल्सीकरण कहलाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के संचयन के कारण ऊपर के संस्तरों में कैल्सी संस्तर कहते हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के संचयन के कारण ऊपर के संस्तरों को कैल्सी संस्तर कहा जाता है। CO2 H2O कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। कैल्शियम की क्रिया शुष्क क्षेत्रों में होती है। कैल्सीकरण की क्रिया शुष्क क्षेत्रों में होती है। डीकैल्सीकरण। मृदा के ऊपरी संस्तरों से कैल्शियम कार्बोनेट का निष्कासन डीकैल्सीकरण कहलाता है। यह आंध्र क्षेत्रों में अधिक होता है। लवणीकरण। डीकैल्सीकरण यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना और डीकैल्सीकरण यानी कैल्शियम कार्बोनेट का निष्कासन होना। लवणीकरण। मृदा की ऊपरी परत में लवणों का जमा होना लवणीकरण कहलाता है। लवण कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। सोडियम के क्लोराइड व सल्फेट। ओनली सोडियम के क्लोराइड व सल्फेट का जमा होना ही लवणीकरण कहलाता है। इस क्रिया में मृदा में एक सफ़ेद परत बन जाती है। यह क्रिया ऊपरी जल स्तर व शुष्क क्षेत्रों में होती है। नौवां है पेडोडवर्सन। विभिन्न मृदा संस्तरों का मिश्रण होकर नई मृदा का बनना पेडोडवर्सन कहलाता है।